आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए नए साल में दिया खुशियों का सौगात। कहा, ठीक से पढ़ाइएगा तो वेतन बढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक अन्वेषण केंद्र स्थित ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता, विश्वविद्यालय एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त सभी प्रधानाध्यापकों एवं सहायक प्रोफेसरों को मैं बधाई देता हूँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय के 369 प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 37 व्याख्याता, पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरूल हक विश्वविद्यालय के 17 सहायक प्राध्यापक एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के 139 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों एवं दूसरे पद पर और बहाली होनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्ती, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर विभिन्न पदों पर बहाली की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हुए हैं और बिहार में 21,291 नए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। 2,79,801 वर्ग कक्षाओं का निर्माण कराया गया है। पुराने सरकारी स्कूलों में भवनों को ठीक किया गया है। वर्ष 2022-23 में 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ठीक से पढ़ाएंगे तो हम लोग उनका तनख्वाह भी बढ़ाते जाएंगे। पंचायत नगर निकाय के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 5वीं क्लास के बाद लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। हमने पोशाक एवं साइकिल योजना का शुरुआत कराई। बिहार में किए गए इस कार्य को देखने के लिए विदेश से लोग आए। इस योजनाओं में स्कूलों से लड़कियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। लड़कियों के पढ़ने में बिहार के प्रजनन दर घटते गए। उन्होंने कहा कि सर्वे से जानकारी मिली कि पति पत्नी में अगर मैट्रिक पास है तो देश का औसत प्रजनन दर 2 है, जबकि बिहार का भी 2 ही है। पत्नी अगर इंटर हो तो देश का प्रजनन औसत 1.7 है, जबकि बिहार का 1.6 है। बिहार का प्रजनन दर अब 4.3 से घटकर 2.9 पर आ गया है। इसे हमें 2 पर लाना है। लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर घटेगा। आजकल कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात करते हैं, यह ठीक नहीं है। पहले बिहार में काफी कम इंजीनियर कॉलेज थे। पहले बिहार की लड़कियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था। जब हम केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे तो बिहार जाने पर बिहार के लड़कियों से हमारी मुलाकात होती थी। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में काफ़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का फैसला किया ताकि बिहार के लड़कों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। हमने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। जब केंद्र सरकार में श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी तो हमने उनसे आग्रह करके इसे NIT बनवाया। हमारे अनुरोध पर ही पटना में IIT बनाया गया। बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हो रही है। खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ाने का मौका दें। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को नवनियुक्त व्याख्याताओं को एवं प्रधानाध्यापकों से कहा कि आप ठीक से पढ़ाएं, हम आपको पैसा बढ़ाते रहेंगे। शिक्षक का आखिर काम क्या है? खूब पढ़ाइए और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे दीजिए। जो लोग पढ़ते हैं उनकी समाज में इज्जत बढ़ती है। इतना ही नहीं, काम कीजिए कि बिहार में आगे बढ़ जाए। राजधानी स्थित ज्ञान भवन में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से
माध्यमिक विद्यालय के लिए नियुक्त प्रधानाध्यापक, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए व्याख्याता, पटना विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक व डाइट के अधीन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए नियुक्त व्याख्याताओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। शिक्षा अधिकार कानून के तहत 12 साल नाम बड़ा और दर्शन बहुत छोटा। चुनौतियों की बात करें तो पिछले 12 वर्षों के दौरान RTE सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हुए। प्राथमिक स्कूल में नामांकन तो हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चे के टिके रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगस्त 2009 में भारत के संसद द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर सहमति की मुहर लगा दी गई थी, पर 1 अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की कानूनी रूप से यह बाध्यता हो गई कि 6 से 14 आयु समूह के भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। RTE का अस्तित्व में आना निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कदम था। आजादी के 62 वर्ष बाद पहली बार एक ऐसा कानून बना था जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार शामिल हो सका है। निश्चित रूप से इस कानून की अपनी सीमाएं रही है, जैसे 6 से कम और 14 से अधिक आयु समूह के बच्चों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना, शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त जोर नहीं देना है और 25% आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूल की तरफ दर में और तेजी लाना है। इसे लेकर इस कानून की परिकल्पना और पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से इस मामले को देखा गया है उसमें काफी फर्क नजर आई है। आज दशक जाने के बाद यह समय आया कि जब सभी शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए तो महज आंकड़ों में पकड़ जाल से आगे बढ़ते हुए शिक्षा अधिकार कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित हो। RTE का सफर घुटनों पर चलने की तरह है। एक दशक बाद शिक्षा अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित है, उल्टे उसे सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं। इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन? राज्य सरकारें ही पिछले 10 सालों से दौरान इस अपना पीछा छुड़ाती हुई नजर आ रही है। चूंकि हमारे देश में राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें RTE को लागू करने में उदासीन रही है। इस साल इस बात के गवाह है कि इस तरह से भारत के स्कूली शिक्षा का अंधो संरक्षण, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारों को उपेक्षा जूझता रहा है। उपलब्धियों की बात हो तो शिक्षा अधिकार कानून का सफर सभी के लिए स्कूलों में नामांकन अधिकार साबित है। इस दौरान की सबसे अधिक उपबंधित शामिलों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे